आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। प्रतिफिन मार्ट के हरीश जुजारे हमारे साथ मौजूद हैं और लेकर आते हैं इस समय सबसे पहले मार्केट का एक्शन आपके स्क्रीन पर। शुरुआत करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस के साथ और इस समय के कारोबार में बाजार स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। 2 दिनों में काफी नुकसान हुआ, अब थोड़ा सा संभलने की कोशिश करते हुए और अब दिन के ऊपरी स्तरों पर डिसाइसिव आकर मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी इस समय 0.1% ऊपर है, 23,500 के ऊपर लेवल्स होल्ड करते हुए दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल्स में बाइंग देखने को मिल रही है। 462 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 1% के गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस क्लियरली मिड कैप और स्मॉल कैप्स में, जहां पर रिकवरी कंपैरेटिवली ज्यादा है। मिड कैप इंडेक्स इस समय 1.25% के आसपास की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। 1.25% 1.5% तक की बढ़त यहां देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 1.4%। सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 1% ऊपर है। तो ये तो रहा मार्केट काल। क्विकली दिखाते हैं आपको यूरोपी, जहां पर रिकॉर्ड लोअर लेवल्स लगातार बन रहे हैं। अभी भी 19 स्तरों के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 95.71। वहीं ब्रेंट भी अपने एलिवेटेड लेवल्स पर ही है। कल $108 तक के पार निकला था, अभी $106 के आसपास ब्रेंट कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। इस समय निफ्टी के 50 में से 34 स्टॉक्स में बाइंग है, रिकवरी देखने को मिल रही है। एनएससी स्टैट्स में देखेंगे तो मार्केट की ब्रेथ पॉजिटिव दिखाई देगी, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में भी बाइंग है। 21 स्टॉक है, यानी 2000 से ज्यादा शेयर्स जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। 921 स्टॉक्स जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। अब दिखाते हैं आपको सेक्टोरल परफॉर्मेंस, किस तरीके के रुझान देखने को मिल रहे हैं। सेक्टोरल हीट मैप में क्लियर स्ट्रॉन्ग मूवर आज के सेशन में कोई है तो वो है बेस मेटल्स। निफ्टी मेटल इंडेक्स 3% से ज्यादा ऊपर है। इसके अलावा 3% ऊपर डिफेंस इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। ऑयल एंड गैस में 1% की मजबूती है। कैपिटल इंडेक्स भी 1.5% ऊपर है। बाकी पॉकेट्स देखें, फिर चाहे वो फार्मा हो, रियल्टी हो, एफएमसीजी हो, फाइनेंशियल से पीएसयू बैंक इंडेक्स है, यहाँ पर मोर देन 0.5% के गेंस देखने को मिल रहे हैं। 2 सेक्टर से जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उसमें एक है आईटी, 0.5% नीचे है। कल सबसे ज्यादा डैमेज भी आईटी में देखने को मिला था और ऑटोज भी नेगेटिव साइड पर ही ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस मूड माहौल के बीच में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपकी क्या हो सकती हैं, उस पर बातचीत करते हैं। हरीश जुजारे हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश नमस्कार। बताइए पहले तो क्या रहेगी निफ्टी बैंक निफ्टी पर टिल मार्केट क्लोजिंग, क्या लाइकली टारगेट नेक्स्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली जी। बिल्कुल, देखिए मार्केट से शुरुआत तो सुस्त हुआ था, थोड़ा बिकवाली के साथ ही था, लेकिन हवेवर मार्केट जैसे ग्रेजुअली एक अप मूव देखने मिल रहा है। अच्छा सा रिकवरी देखने मिल चुका है ऑलरेडी। मुझे लग रहा है कि 3 दिन का गिरावट जो देखने में था उसके चलते एक रिबाउंड रैली है। बस अभी भी मुझे लग रहा है कि सेटअप थोड़ा वीक ही है, क्योंकि जिस तरीके से एक सपोर्ट था निफ्टी में 23,500, 695, 550 और 600 के आसपास, वो जैसे टूटा, मुझे लग रहा है कि अभी भी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि निफ्टी में सिर्फ पुल बैक रैली है। अभी मुझे लग रहा है कि मेजर रेजिस्टेंस ऊपर की ओर 23,000 से लेके 23,550 से लेके 600 के रेंजेस में है। तो बेहतर रहेगा कि जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उसी में निवेश करने के लिए ना कोशिश करना चाहिए। अभी भी मुझे लग रहा है कि सेटअप एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का इंडिकेशन देखने मिल रहा है। अगर बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे, बिल्कुल बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा उछाल देखने मिल चुका है। जो बैंक निफ्टी में लेवल्स की बात कर रहे हैं तो 54,250 तक का एक उछाल और देखने मिल सकता है। वहां पे स्टिफ रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है बैंक निफ्टी में। जब तक इसके नीचे है, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी वीकनेस ही रहेगा ज्यादातर। और नीचे में सपोर्ट्स की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में 53,000 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट है और मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़े दिन के लिए कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी तरफ से? 2 स्टॉक्स है रडार पे, दोनों बाय के स्टॉक्स है। पहला रहेगा एथर एनर्जी। देखा है तो स्टार्ट सेटअप एक क्लियरली स्ट्रॉन्ग सेटअप है। एक हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट होल्ड कर रहा है, जहाँ लास्ट कुछ दिनों से 20 मिनट के आसपास साथ ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है एथर एनर्जी को बाय करने की राय रहेगी। टारगेट्स बनेंगे 1020 के लिए बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 915 का। और दूसरा स्टॉक रहेगा हिंडाल्को। देखा जाए तो बिल्कुल लास्ट 3-4 दिनों से कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में फिर से बस मोमेंटम रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मेटल स्टॉक्स में मोमेंटम है और आने वाले दिनों में अच्छे और पॉजिटिव सेटअप देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल्स पे बाय करने की राय रहेगी हिंडाल्को में भी। डिप से चाहे तो डिप आए तो भी बाइंग के लिए मौका बन सकता है। टारगेट बनेंगे 1160 का। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1055। ओके, तो एथर एनर्जी और हिंडाल्को, ये 2 ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं जहां पर आप खरीदारी की तरफ पोजीशन बना सकते हैं। अब बात करते हैं मिड कैप गेनर लूजर्स की। और इंडेक्स आपने देखा लगभग 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स आज के सेशन में
लेकिन पॉकेट्स देखेंगे तो शुरुआत करते हैं मेटल्स के साथ, जहां पर सबसे ज्यादा तेजी आज कारोबार में देखने को मिल रही है। मोमेंटम में है सेल, जो कि 11-12% ऊपर है इस समय। इनफैक्ट अब 14% ऊपर हो चुका है, जब हमने देखा था तब 11% के आसपास था। 3% ऊपर नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर 6% ऊपर, 4.5% ऊपर हिंदुस्तान जिंक। एनबीएफसीज में जहां पर बाइंग है उसमें आईएफसीआई तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कंपनीज में रौनक है। मनापुरम फाइनेंस 4% ऊपर, मुथूट फाइनेंस 3.5% ऊपर है, 3.5% ऊपर अरमान फाइनेंशियल कर रहा है ट्रेड। ऑयल एंड गैस स्पेस में जहां बाइंग है उसमें अदानी टोटल गैस तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। मजबूती देखने को मिल रही है 3.5% की। 3% ऊपर है ऑयल इंडिया, एचपीसीएल 3.5% ऊपर है, 0.3% ऊपर आईओसी कर रहा है ट्रेड। एफएमसीजी में हालांकि सेलेक्ट बाइंग है, लेकिन जो स्टॉक्स तेजी में है उसमें केआरबीएल 6% ऊपर, बलरामपुर चीनी 4% ऊपर, 4% ऊपर है गॉडफ्रे फिलिप्स, और इंडिया ग्लाइकोल्स 4% ऊपर कर रहा है ट्रेड। डिफेंस में जहां बाइंग है उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लगातार पिछले 3-4 सेशन से कंसिस्टेंटली, हमने अगर कल का सेशन हटा दें तो हमने स्ट्रेंथ देखी है। आज भी 2.25% ऊपर है। भारत डायनामिक्स 3% ऊपर, 3% ऊपर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मैसगांव डॉक 3.25% ऊपर कर रहा है ट्रेड। कंज्यूमर स्पेस से जुड़े हुए शेयर्स तेजी में है। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक स्पेशली डिक्सन टेक 7.5% ऊपर, 3% ऊपर है एम्बर। वोल्टास लगभग 0.5% ऊपर है, थोड़े हल्का हुआ है ऊपरी स्तरों से, 1.5% ऊपर बूस्टर कर रहा है ट्रेड। तो ये कुछ पॉकेट्स अब दिखाते हैं क्विकली। रियल्टी स्पेस जहां पर कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स में बाइंग है। गुजरात प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, फिनिक्स 1 से 2% तक की तेजी के साथ ये ट्रेड कर रहे हैं। अब दिखाते हैं आईटी फाइनली, जहां पर प्रेशर है साफ तौर से। और मिड कैप में आईटी स्पेस में जो स्टॉक्स नुकसान के साथ ट्रेड कर रहा है उसमें एफिल इंडिया 0.4% नीचे है, 3% नीचे ट्रेड कर रहा है जेंसर। सास्केन टेक्नोलॉजी 3.5% नीचे और लगभग 1.5-2% नीचे कर रहा है साइंट कारोबार। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर। लेकिन बाजार की नजर आज कैबिनेट की मीटिंग पर है, जहां कोल सेक्टर से खरीफ फसलों की एमएसपी तक कई बड़े फैसले हो सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार की मीटिंग से। और अपडेट लेते हैं, रोहन सिंह हमारे साथ मौजूद है। रोहन, बताइए क्या क्या अहम फैसले आ सकते हैं। जी, 2 बड़े अहम फैसलों पर आज कैबिनेट की मुहर लग सकती है। सबसे पहले तो कोल गैसिफिकेशन इंसेंटिव स्कीम की घोषणा हो सकती है। कुल मिला के 37,500 करोड़ का बजट आवंटित हो सकता है इसके लिए, और ये जो मौजूदा स्कीम है इसके मुकाबले 4 गुना ज़्यादा बड़ी होगी। और जो लक्ष्य होगा कि 2030 तक 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन की क्षमता हम विकसित कर सकें। हम आपको बता दें कि कोल गैसिफिकेशन के जरिए जो सिंथेटिक गैस मिलती है उसके डेरिवेटिव जैसे अमोनिया, हाइड्रोजन जैसे या मिथेनॉल जैसी चीज़ें होती हैं, इसका इस्तेमाल काफ़ी हद तक जो एनर्जी सेक्टर है, केमिकल फर्टिलाइजर सेक्टर है, उसमें होता है। तो इसके लिए जो डिपेंडेंसी हमारी जो बाहर के आयात पर, उससे कम करने की कोशिशों में सरकार की एक बड़ी इंपॉर्टेंट कोशिश हो सकती है, जिसके लिए आज मुहर लग सकती है। इसमें पब्लिक प्राइवेट दोनों ही सेक्टर को शामिल किया जा सकता है। जो दूसरी बड़ी अहम मुहर लग सकती है वो है एमएसपी को लेकर है। खरीफ फसलों में करीब 13 फसलों की जो एमएसपी बढ़ाने को लेकर सरकार फैसला कर सकती है। इसमें धान के अलावा अगर आप देखेंगे जो दाल है, चाहे वो तूर हो या फिर मसूर हो, मूंग हो, उड़द हो, इस तरह की दाल, इसके अलावा कपास की एमएसपी को बढ़ाने को लेकर फैसला हो सकता है। कुल मिला के जो अनुमान है वो है 3 से 9% तक एमएसपी बढ़ाई जा सकती है। और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त अल नीनो की बात हो रही है, तो इसको लेकर फार्मर्स जो है उनको काफी राहत मिल सकती है इस फैसले से। ओके, तो ये रही तमाम डिटेल्स कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और इम्पोर्टेंट खबर है कि किसानों के पर्सपेक्टिव से भी, पल्सेस के पर्सपेक्टिव से भी शुक्रिया आपका रोहन ये डिटेल्स बताने के लिए। तो 3 बजे ये कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग होगी, तब डिटेल्स हमारे सामने होंगी। लेकिन जैसे बताया यहाँ पर रोहन ने, कई सारे फैसले हैं जिसमें कोल गैसिफिकेशन इंसेंटिव स्कीम को अप्रूवल मिल सकता है। करीब 37,500 करोड़ के आसपास की टोटल स्कीम है। गैस, यूरिया, केमिकल्स को बढ़ाने के लिए स्कीम है। तो ये सारी पॉकेट्स फोकस में रहेंगे आज के सेशन में, तो इन पर नजरें बनी रहेंगी। और एमएसपी भी अगर बढ़ती है तो डेफिनेटली एक बड़ी खबर रहेगी किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स पे बातचीत कर लेते हैं, कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए लेकर आते हैं। अच्छा, मेटल्स में कोई स्टॉक आपको आज के मूव के बावजूद भी ऐसा लग रहा है जहां पर नई पोजीशंस क्रिएट की जा सकती हो, जहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही हो और लग रहा है कि फर्दर मूव अपना एक्सटेंड कर सकता है? दीपाली जी, अगर देखा है तो बिल्कुल देखा है तो मेटल्स में अभी भी तेजी देखने मिल सकती है। स्पेशली अगर देखा तो पहले वेदांता का बात करेंगे तो वेदांता में देखा तो लगातार एक हाई टॉप हाई बॉटम इंटैक्ट है और आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट एक नया हाई बन चुका है स्टॉक में। और डीमर्जर के बाद भी मुझे लग रहा है कि इसमें स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है वेदांता में। मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे एक बाइंग के लिए मौका बन सकता है।
ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि जल्दी स्टॉक प्राइस 350 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। सेटअप पॉजिटिव है, बाई करने की राय रहेगी हर डिप में वेदांता में। दूसरा स्टॉक रहेगा जीएमडीसी, एक स्टॉक है जहाँ पे हमने 3-4 दिनों की लगातार एक गिरावट देखने मिल रहा था, स्टॉक थोड़ा संभलते हुए नजर आ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास रिकवरी देखने मिल रहा है जीएमडीसी में भी। जीएमडीसी में एक अच्छा मौका बन सकता है बाइंग के लिए, यहाँ पे ऊपर की ओर शॉर्ट टर्म की नजर से देखा है तो 750, 730 और 750 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल जीएमडीसी और वेदांता दो स्टॉक्स रहेंगे मेटल में मेरे तेजी के रुझान में। और पीएम मोदी ने 2047 तक देश को विकसित भारत और $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा। ये महज एक सपना नहीं है बल्कि नए भारत की हुंकार है। ग्लोबल लीडरशिप के इस महालक्ष्य का ब्लूप्रिंट सिर्फ इरादों से नहीं बल्कि एक ठोस रोड मैप से साकार होगा। इसी रोड मैप को दिशा देने के लिए सीएनबीसी आवाज लेकर आ रहा है देश की सबसे बड़ी आर्थिक महापंचायत भारत इकोनॉमिक संवाद, विकसित भारत का रोड मैप। और इस भव्य मंच पर जुटेंगे देश के टॉप पॉलिसी मेकर्स, नामचीन अर्थशास्त्री और दिग्गज इंडस्ट्री लीडर्स जो मिलकर लिखेंगे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का अगला सुनहरा अध्याय। एक मंच, एक विजन। देखिए भारत इकोनॉमिक संवाद 26 मई को सुबह 10:30 बजे से सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। और चलिए फटाफट से एक बार टीवीएस मोटर्स पर नजर डालते हैं। बीबी नंबर्स आए हैं और नंबर्स सो फार जो आंकड़ा आया है वो मुनाफे का आया है। 998 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने रिपोर्ट की है, जो कि इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। ये 1000 करोड़ के आसपास का मुनाफा हम एंटिसिपेट कर रहे थे टीवीएस मोटर्स से, और उसके हिसाब से जो आंकड़ा आया है वो अनुमान के हिसाब से ही है। टीवीएस मोटर्स हरे निशान में आते हुए नंबर्स के बाद देखना होगा कि इनके मार्जिन्स, रेवेन्यू, एबिटा फ्रंट पर किस तरीके की ग्रोथ आती है। आय का आंकड़ा भी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस आया है। 12,592 करोड़ का आय कंपनी ने रिपोर्ट की है। अनुमान था कि 12,655 करोड़ का आंकड़ा आ सकता है, विच इज ऑल्सो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। तो आंकड़े जो आए हैं सो फार वो अनुमान के हिसाब से ही दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक कोशिश करते हुए वापस हरे निशान में आने की, इस समय 1% के आसपास के गेंस देखने को मिल रहे हैं। बाय द टाइम हरीश एक बार आप इसके चार्ट्स देखिए, मैं तब तक और फिगर्स देख लेती हूँ। जो नंबर्स आए हैं उसमें मुनाफे का आंकड़ा और प्रॉफिटेबिलिटी, जो रेवेन्यू का आंकड़ा है वो अनुमान से आसपास ही दिखाई दे रहा है। मार्जिन पिक्चर देखने होगी किस तरीके की रहती है, एबिटा ग्रोथ किस तरीके की रहती है, बट नंबर्स बेहतर। स्टॉक में क्योंकि इंस्टेंट रिएक्शन आ रहा है, बाय द टाइम ऑफ फिगर्स आते हैं एक राय भी ले लेते हैं। एक बार देखिए पोस्ट अर्निंग्स एक पॉजिटिव साइड पर रिएक्शन देते हुए टीवीएस मोटर्स। दीपाली जी बिल्कुल देखा है तो जैसे जैसे न्यूज आते चलता है फ्लो के हिसाब से स्टॉक में भी अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है। नीचे लेवल से रिकवरी तो ऑलरेडी दे चुका है स्टॉक प्राइस। अगर देखा है तो टेक्निकली देखा है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको और 3750 लेवल्स तक देखने मिल सकता है। इंडियन बेस में छोटा सा स्टॉप लॉस है मेजर, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज का है, तो 3250 का। तो मुझे लग रहा है कि जब तक इसके ऊपर एक आपको देखने मिल सकता है। ऊपर की ओर 3750 का इमीडिएट टारगेट्स बनेंगे। अगर इसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सा ट्रायंगल ब्रेकआउट देगा, उसके बाद मुझे लग रहा है कि एक बड़े से तेजी देखने मिल सकती है। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के नजर से 3750 के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इनफैक्ट एबिटा और एबिटा मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं। शायद यही वजह है कि 2% ऊपर स्टॉक आ चुका है। एबिटा में एंटिसिपेट कर रहे थे कि 1650 करोड़ के आसपास हमने रिपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि 1680 करोड़ का एबिटा कंपनी ने रिपोर्ट किया है। और रेवेन्यूज भी आपको बता दें 12,808 करोड़ का आंकड़ा है, अगेन एक्सपेक्टेशन से बेटर है। तो यानी रेवेन्यू का आंकड़ा अनुमान से बेहतर है, एबिटा का आंकड़ा अनुमान से बेहतर है। और एबिटा मार्जिन हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि कमोडिटी प्रेशर की वजह से 13% के आसपास एबिटा मार्जिन आ सकते हैं, विच वर ऑन द हायर साइड, और एबिटा मार्जिन 13.1% पर आए हैं। तो मोर और लेस एक्सपेक्टेशंस को स्लाइटली बीट करते हुए तो ज़्यादातर फिगर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर ही, फिर चाहे वो इनकम है, एबिटा मार्जिन्स है। और इसीलिए स्टॉक इस समय दिन के ऊपरी सिरों के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। चलिए रुक, इंडेक्स में बदलाव का ऐलान हो गया है। एमएससीआई में 4 नए शेयरों की एंट्री होगी, वहीं 4 बाहर होंगे। क्या है डिटेल समझते हैं नुपुर से। नुपुर बताइए। बिल्कुल, एमएससीआई का ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पे आते हुए दिखा है। 4 शेयर जो है एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल हो जाएंगे और 4 शेयर बाहर होते हुए दिखेंगे। शामिल होने वाले में नाम आपको नजर आएंगे एमसीएक्स, नैल्को, फेडरल इंडियन बैंक की एंट्री होने वाली है एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स में। और बाहर जाने वाली लिस्ट में ह्युंडई, जुबिलेंट फूड जैसे नाम आपको नजर आएंगे। अब 4 अंदर आ रहे हैं और 4 बाहर जा रहे हैं तो वेटेज पे इम्पैक्ट नहीं होगा,
12.3% के आसपास ही वेटेज जो है वो रहने वाला है। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो 16 नए शेयर जो है वो स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल होते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ 31 शेयर जो है वो MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स से बाहर चले जाएंगे, तो नेट ऑफ 15 शेयर ज्यादा स्मॉल कैप से बाहर होते हुए नजर आ रहे हो। ये सारे एडजस्टमेंट जो है 29 मई से लागू हो जाएंगे। अब एक बार इनफ्लोज की भी बात कर लेते हैं। जो MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स है वहां पे फेडरल बैंक को करीबन $490 मिलियन के आसपास का यहाँ पे इनफ्लो देखने को मिल सकता है। M6 की बात करें तो 370, नैल्को 308, इंडियन बैंक 309 मिलियन डॉलर तक के इनफ्लोज यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, जो कि एडजस्टमेंट के एक दिन पहले या उसके पास नियर डेज में आपको होते हुए नजर आएंगे। बाहर जाने वाले स्टॉक्स में Hyundai मोटर्स में आउटफ्लो $280 मिलियन का एक्सपेक्टेड है, जुबिलेंट फूड 160, कल्याण ज्वेलर्स 137 और RVNL देखे तो $136 मिलियन के आसपास हो सकता है आउटफ्लो यहाँ पर आते हुए नजर आए। कुछ स्टॉक्स के वेटेज बढ़ने वाले और कुछ के घटेंगे। वेटेज बढ़ने वालों के नाम में अदानी पावर, BPCL, नाइका, ट्रेंट और OFSS नजर आएगा, और वहीं वेटेज घटने वाले लिस्ट में आपको HUL, बजाज फाइनेंस, TCS, ONGC, अल्ट्राटेक जैसे नाम आपको नजर आएंगे। वेटेज बढ़ेगा तो इनफ्लो होगा और वेटेज कम होगा तो आउटफ्लो होते हुए नजर आएगा। तो 4 शेयरों की एंट्री हुई है और 4 बाहर हो चुके हैं। ओके, शुक्रिया आपका नुपुरी डिटेल्स बताने के लिए। तो ये रही वो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जहां पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है MSCI इंडेक्स से जो बाहर हो रहे हैं और जिनकी हो रही है एंट्री। अच्छा, BPCL पर एक राय ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर MSCI इंडेक्स में वेटेज भी बढ़ेगा और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फोकस में भी है, एक्शन थोड़ा सा बाइंग की तरफ है। एक बार BPCL HPCL इन शेयर्स को देखिए और क्या राय रहेगी आपकी? दीपाली अगर देखा है तो अभी भी स्टॉक प्राइस में आज तो रिकवरी देखने मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल सेटअप की बात करते थे कंसोलिडेशन में लग रहा है कि ऊपर के ओवर ऑलमोस्ट 300 के करीबन रेजिस्टेंस जोन है। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए बाइंग अवॉइड करना चाहिए। ऊपर की ओर 300 के करीबन आता है तो मुझे लग रहा है कि सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है फिर से BPCL में, जहाँ पे नीचे में टारगेट्स बनेंगे 285 के लिए। तो ओवरऑल सेटअप वीक है, उसके चलते चलो हम प्राइस का स्ट्रेटेजी मेंटेन करना चाहिए BPCL में। ओके, तो ये राय रही आपके लिए BPCL पर, दिन के ऊपर से ऊपर ट्रेड कर रहा है। चलिए रुकने इसी के साथ आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और फटाफट से एक बार PFC के शेयर को आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर नंबर्स आए हैं। कंसोलिडेटेड मुनाफा 8,357 करोड़ से बढ़कर 8,597 करोड़ रहा है। इसके अलावा आंकड़े आय की तरफ किस तरीके के रहते हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। आय 29,265 करोड़ से घटकर 28,919 करोड़ के आसपास रिपोर्ट की है कंपनी ने। तो आय में कमी देखने को मिली है, मुनाफा हालांकि बेहतर रहा है। स्टॉक एक इंस्टेंट रिएक्शन के साथ 445 पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, 1% के गेंस हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम आपको बता दें, कंसोलिडेटेड मुनाफा तो बढ़ा है, 8,597 करोड़ के आसपास रहा है, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम घटी है, 12,109 करोड़ से घटकर 10,833 करोड़ के आसपास रिपोर्ट की है सालाना आधार पर। एक बार स्टॉक पर क्विकली क्या राय रहेगी आपकी? अगर देखा है तो PFC के स्टॉक में रिसेंटली हमने एक स्ट्रॉन्ग सेटअप देखा था और एक करेक्टिव फेज के बाद फिर से रिटेस्ट करते हुए नजर आ रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो ब्रेकआउट था 430 के आसपास था, वहां से मुझे लग रहा है कि उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। करंटली सेटअप पॉजिटिव है, लग रहा है कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन भी है। आने वाले दिनों में और अच्छे टारगेट्स देखने मिल सकते हैं ऊपर के लेवल पे। सपोर्ट्स के हिसाब से देखा है तो 430 का ही स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए किसी के पास लॉन्ग है तो। अभी भी करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है बाइंग के लिए, तो 430 के स्टॉप के साथ अभी भी बाइंग के लिए मौका बन सकता है PFC में। ओके, 447 पर PFC ट्रेड करते हुए। चलिए शुक्रिया आपका हरीश आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। आगे बढ़ते हुए अब क्लाइड नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते सेमको सिक्योरिटीज के उमेरा, LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे, फिनवर्क मैनेजमेंट की मधु बंसल के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में। ओमेरा का पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे सोनाटा सॉफ्टवेयर के CFO जगन्नाथम चक्रवर्ती से। छोटे से ब्रेक के बाद न्यूयॉर्क कंपनी में। नमस्कार।